नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले आज तमाम स्टूडेंट को आपके परिवार बीएस सक्सेस पॉइंट में मैं स्वागत करना चाहूंगा। चलिए, आज मैं एक अलग टॉपिक को लेकर के आप लोग के समक्ष में प्रेजेंट हो रहा हूं और बहुत ही हमें खुशी मिल रही है इस बात को लेकर के कि हमने कुछ समय पहले 10th पढ़ाया, उसके बाद कुछ दिन बाद हमने 12th पढ़ाया और 10th 12th को पढ़ाते हुए हमें कुछ समय पहले से ही कंपटीशन क्लास को पढ़ाने का मौका मिला। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है और हमने निचले स्तर से पढ़ाना स्टार्ट किया। 10th पढ़ाया, 12th पढ़ाया, उसके बाद में ऊपर क्लास को देखने का मुझे मौका मिला और इस चीज को, इस जिम्मेवारी को मैं बहुत ही बढ़िया तरीका से लेकर के चलने का प्रयास करूंगा। चाहे आप लोग ये ऑफलाइन की क्लास रहे, चाहे ऑनलाइन की दुनिया रहे, दोनों क्लास को बेहतर ढंग से लेकर के चलने का प्रयास रहेगा। और आज के सेशन के माध्यम से क्या हुआ ना, छोड़ दो उसको। आज के सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे रीजनिंग को। रीजनिंग से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं और आज थोड़ा सा मैं जानकारी देने का प्रयास ये करूंगा कि आखिर रीजनिंग क्या है। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं समझने का प्रयास करूंगा। आखिर रीजनिंग क्या है, क्या यह एक विषय है, क्या यह एक कोई टॉपिक है, आखिर रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहां कहां है, उपयोग कहां कहां है, रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, ये सारे चीज मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा और इस चीज को बेहतर ढंग से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, मैं आप लोग का फालतू समय न लेकर के क्लास को स्टार्ट करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला बात आती है कि ये जो रीजनिंग स्टार्ट होने वाला है, ये जो रीजनिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये बात आती है कि ये रीजनिंग है क्या। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना चीजों को समझने का प्रयास करना है कि बस ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही एक हिस्सा है। हमने क्या बोला कि यह एक कॉम्पिटिटिव क्लास नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यह एक हिस्सा है। कहने का मतलब है कि यह एक विषय नहीं इसको मान करके चला जाएगा। अगर यदि आप विषय मान रहे हैं तो इससे आप बीए बीएससी ग्रेजुएशन नहीं कीजिएगा रीजनिंग से। अगर यह एक विषय रहता तो इससे हम ग्रेजुएशन भी करते, आईएससी भी करते, बीएससी भी करते कि नहीं करते। लेकिन यह एक विषय नहीं है, यह एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देते हैं उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उसमें पढ़ाना पड़ेगा आपको। बस इतना दिमाग में आप लोग सेट करके चलिए। यह है रीजनिंग। जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथ की आवश्यकता पड़ता है, जीएस की आवश्यकता पड़ता है, करेंट्स की आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार से रीजनिंग की आवश्यकता पड़ता है। बिना रीजनिंग के आप कोई भी एग्जाम, जितना भी वनडे एग्जाम है, वो आप दे नहीं सकेंगे। चाहे वनडे एग्जाम कहने का मतलब है कि जो एक दिन का एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चे लोग वनडे एग्जाम का मतलब नहीं समझते हैं। मैं उनको ये चीज समझाने का प्रयास करता हूं कि जो एक दिन में एग्जाम लिया जाता है, जैसे आप मैट्रिक के एग्जाम को वनडे एग्जाम नहीं कहेंगे। मैट्रिक का एग्जाम क्या एक दिन होता है? बिल्कुल नहीं, एक दिन नहीं होता है। इंटर का एग्जाम एक दिन में होता है नहीं, लगातार 5 पेपर 6 पेपर चलते रहता है। वनडे एग्जाम का मतलब होता है जो आपको एक दिन में ले लिया जा रहा है। जैसे आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाइएगा तो आपको एक दिन में एग्जाम समाप्त हो जाएगा। आप बिहार दरोगा का एग्जाम देने जाइएगा तो आपको एक दिन में समाप्त हो जाएगा। दरोगा का भी कोई भी आप एग्जाम देने जाइए, वैसे तो उसका 2 पेपर होता है, दोनों पेपर अलग अलग होता है। मतलब एक ही दिन में नहीं, एक ही दिन नहीं। पहला दिन होता है उसका प्री, फिर उसके बाद उसका होता है मेंस। पहला मतलब कहने का मतलब है कि उसका एग्जाम, बिहार दरोगा का जो एग्जाम होता है वो 2 चरण में एग्जाम होता है। पहला एग्जाम कहने का मतलब कि प्रीलिम्स जो होता है उसको एक दिन लिया जाता है, इसके बाद फिर आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर आपको मेंस लिया जाता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर आगे का
वनडे एग्जाम कहने का मतलब होता है जैसे आपने बिहार पुलिस का एग्जाम दिया, बिहार दरोगा का एग्जाम दिया, एसएससी में अगर देखें, एसएससी में जैसे मान करके चलिए कि एसएससी जीडी का एग्जाम देखे, सीजीएल का एग्जाम देखे, सीपीओ का एग्जाम देखे, स्टेनोग्राफर का एग्जाम देखे, रेलवे में आइए ना, रेलवे में ग्रुप डी का एग्जाम देखे, या फिर रेलवे ड्राइवर एएलपी का एग्जाम देखे, जितना भी वनडे एग्जाम है उस सारा में आपको रीजनिंग टॉपिक पूछता है। और वही रीजनिंग का मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें इसका यदि हिंदी की बात करें कि रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं तर्क या तर्क शक्ति, तर्क या तर्क शक्ति, तर्क या तर्क शक्ति। और बात करेंगे कि इसका क्या सर कोई डिफिनेशन वगैरह, तो बस यही चीज समझने का प्रयास करना है कि रीजनिंग का मतलब समझिए, वही यानी कि डिफिनेशन, जो भी कहिए, डिफिनेशन कहिए, मतलब कहिए, रीजनिंग क्या है वो कहिए, सारा मैं एक बात बोल रहा हूं और उसमें आपको सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। रीजनिंग का मतलब बस इतना दिमाग में रखना है कि रीजनिंग एक वैसा टॉपिक है जो आपको तर्क करने की शक्ति को बढ़ा देता है, तर्क करने की शक्ति को बढ़ा देता है, मानसिक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, बौद्धिक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। ये चीज है रीजनिंग। रीजनिंग हमने शुरू में बोला कोई विषय नहीं है, यह एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक टॉपिक है, जो मान करके चलिए। और ये इसका हिंदी की यदि बात करें कि रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो तर्क या तर्क शक्ति कहते हैं, या फिर वितर्क शक्ति। कहने का मतलब है जो रीजनिंग है ये आपको मेंटेलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है रीजनिंग। तो अब हमको उम्मीद है कि आप लोग को रीजनिंग बेहतर ढंग से, रीजनिंग क्या है ये जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। अब पढ़ते क्यों है इस बात को भी हमने बताने का प्रयास किया। रीजनिंग इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जितना भी आप एग्जाम दीजिएगा आप कहिएगा कि आई सर बिहार पुलिस में रीजनिंग पूछता है, बिल्कुल आपको एक ही क्वेश्चन मिले, दो ही, अब कोई शिफ्ट में नहीं भी पूछता है, कोई शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन मिल भी जाता है। बाकी आप एसएससी का एग्जाम को उठा करके देखिए, आप रेलवे के एग्जाम को उठा करके देखिए, यदि आप बिना रीजनिंग के यदि आप एग्जाम देने जाइए तो अगर आपका एग्जाम निकल जाएगा तो मैं रीजनिंग पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये चीज है रीजनिंग। तो बस ज्यादा आप रीजनिंग में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस हिंदी में तर्क है, तर्क शक्ति कहते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना। अब बात आती है कि सर रीजनिंग में आखिर पढ़ाना क्या है, थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कीजिए ना, सिलेबस पे चर्चा कीजिए। तो देखिए वैसे तो रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, और इसको यदि पढ़ेंगे रीजनिंग को तो दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे? दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहला आपका आता है वर्बल, वर्बल रीजनिंग, और दूसरा आपका आता है नॉन वर्बल। क्या आता है? नॉन वर्बल। हमने क्या बोला, रीजनिंग क्या है, जिसको हमने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद मैं टॉपिक भी उठाऊंगा, आपका जो भी टॉपिक मन करोगा वो मैं स्टार्ट कर लूंगा, जो आप लोग का डिमांड रहेगा वो मैं स्टार्ट कर लूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां से कहिएगा वहां से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, उसके लिए कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस में चर्चा करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ इसको आगे मुख्य रूप से बांटे, तो मुख्य रूप से इसे दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। पहला आपका आता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा आपका आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं भाषिक, भाषिक, भाषिक तर्क शक्ति कह सकते हैं, कह सकते हैं। और नॉन वर्बल को अभाषिक कह सकते हैं। अरे बोलो हाँ। भाषिक का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है? वर्बल। और अभाषिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन वर्बल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कहिएगा कि क्या सर इतना ही टाइप होता है, तो नहीं, और भी टाइप होता है। जैसे कुछ आपको पजल्स पढ़ना होगा, पजल्स पढ़ना होगा। इसके बाद कुछ आपको लॉजिकल रीजनिंग भी मिलेगा। क्या मिलेगा? लॉजिकल, लॉजिकल रीजनिंग भी मिलेगा। तो वैसे आप लोग देखिएगा ना, तो और मतलब इससे ज्यादा कुछ ऐसे तो इसी मुख्य रूप से मैंने बताने का प्रयास किया कि वर्बल और नॉन वर्बल ही पढ़ना होता है और कुछ पजल्स वगैरह पढ़ना होता है। मुख्य रूप से इतना ही सारा टॉपिक पढ़ना होता है। तो बात आती है कि सर वर्बल में क्या पढ़ना है, नॉन वर्बल में क्या पढ़ना है, पजल्स में क्या पढ़ना है।
तो ये चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद मैं चैप्टर पे आऊंगा, आगे मैं बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल में थोड़ा सा अंतर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, बस इतना समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें जो रीजनिंग डाला जाता है वो आपको एक भाषा के तौर पे रीजनिंग डाला जाता है, आपको एक भाषा लिख करके रीजनिंग दिया जाएगा। और इसमें नॉन वर्बल में जो रीजनिंग डाला जाएगा अभाषी, कहने का मतलब है कि इसमें कोई भाषा पे आधारित, किधर गया जी, हाँ, इसमें कोई भाषा पे आधारित आपका प्रश्न नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट प्रश्न रहेगा। जैसे कुछ फिगर दे देगा और उसमें हिडन फिगर बोलेगा कि हमको खोज करके दीजिए, हिडन फिगर, हाँ, भाषा इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। भाषा आपको इसमें रहेगा, जैसे मान करके चलिए कि अभी मैं कुछ टॉपिक में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जैसे मान करके चलिए कि हमने सीरीज वगैरह कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसमें आपको भाषा लिख करके देगा, जो क्वेश्चन रहेगा वो भाषा पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। लेकिन हाँ, नॉन वर्बल में अभाषिक रहेगा। अभाषिक कहने का मतलब है कि इसमें कोई विशेष भाषा का प्रयोग किया ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा वे कुछ कॉडवर्ड भाषा में, कहने का मतलब कि वैसे लिख करके लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं इस चीज को बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं, अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नॉन वर्बल में जैसे मान करके चलिए कि इमेज वगैरह इसमें पढ़ना रहता है, जैसे वाटर इमेज, जैसे मान करके चलिए कि यहां पे कोई वस्तु रख, जैसे एक छोटिया को बनाते हैं, चलो इसका क्या हो गया जी, आंख, इसका क्या हो गया मुंह, इसका चोटी, इसका पैर बना देते हैं, हाथ बना देते हैं। अरे वाह, सुंदर लग रही है ना। चलिए तो आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान करके चलिए कि हमने एक फिगर बनाया, एक छोटिया का निर्माण किया है ना, और इसका कहेगा कि इसका वाटर इमेज या फिर इसका इमेज का निर्माण, मान करके चलिए कि इसके नीचे पानी है, क्या है इसके नीचे मान करके जल है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ। इसके नीचे क्या है, जल है। तो बताओ कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या फिर मान करके चलिए कि इधर अब कैसा बनेगा वो मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। इधर मान करके चलिए कि मैं कोई कांच लगा देता हूं, कोई शीशा लगा देता हूं, ठीक है, इधर मान करके चलिए कोई मैं कांच लगा दिया, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये बताओ, ये कोई भाषा पे आधारित क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे पेपर कटिंग, फोल्डिंग वगैरह जो देखेंगे, सारा नॉन वर्बल का टॉपिक होता है। वाटर इमेज जो होता है और जो दर्पण इमेज, जो भी चीजें होता है, सारा के सारा हम लोग नॉन वर्बल में देखेंगे। और भाषा पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वे सारा के सारा किस में देखेंगे, वर्बल में देखेंगे। ये चीज है। और कुछ पजल्स वगैरह भी रहता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। कुछ लॉजिकल रीजनिंग जिसमें लॉजिक लगता है, लॉजिक लग करके जो रीजनिंग में बनती है, कुछ लॉजिकल रीजनिंग भी होते हैं। ये था आपका रीजनिंग। इससे ज्यादा कुछ रीजनिंग में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक मैं टॉपिक उठाने का प्रयास करता हूं, और इस चीज को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में शायद आया होगा। इसको भिगा करके लाओ। ये चीजें है रीजनिंग, और रीजनिंग को हिंदी में तर्क या तर्क शक्ति कह सकते हैं। सिलेबस को हमने बताने का प्रयास किया और ये सारी चीजों को मैंने समझाने का प्रयास किया। चलिए बैठिए और आगे थोड़ा समझते हैं। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको इसमें ज्यादा दिमाग का प्रयोग करना होता है। आप रीजनिंग को, यदि आप सोचने की क्षमता आप में बेहतर है, कहने का मतलब है कि आपका जो सोचने की शक्ति है वो आपका सही है, तो आप रीजनिंग को मिनट नहीं सेकंड में बना सकते हैं। और आप उस चीज को सोच नहीं पा रहे हैं, इस चीज को मैं अब हटाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप उस चीज को सोच नहीं पा रहे हैं तो सिलेबस लिखवाइएगा। सिलेबस की यदि बात करें तो सिलेबस आपको यहाँ पे साइड में मैं लगा दूंगा, फोटो लगा दूंगा और आप लोग को पीडीएफ में बंटवा दूंगा। क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस होता है तो उसको लिखवाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पेज यूज नहीं है जी, पेज खराब पेज, हाँ दोनों समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ी आप तो सीपू बाबू, कोई दिक्कत
चलिए तो आगे मैं देखने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करता हूं और आपको एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक उठाने का प्रयास करता हूं और इस चीज को मैं देखता हूं और वो टॉपिक में बहुत ही प्यारा उठाता हूं। मैं एक ऐसा टॉपिक उठाने जा रहा हूं जिस टॉपिक से बहुत सारे बच्चे लोग डरते हैं। वह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों लोग को डरा करके रखा हुआ है और बहुत ज्यादा फंसता है। मैं उस टॉपिक को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं और आपको चैलेंज देंगे कि आप उस टॉपिक को, कहने का मतलब है यदि आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप हमें जिम्मेवार ठहराने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ सर आपने इस टॉपिक को पढ़ाया, इस चैप्टर को पढ़ाया और इस चैप्टर से प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है। मैं एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक उठाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या उठा ले चलो ब्लड रिलेशन उठा लेते हैं। अच्छा है चैप्टर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं रक्त या खूनी संबंध। आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। रक्त या खूनी संबंध, रक्त या खूनी, अरे बोलो संबंध। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और मैं बात के लिए आप लोग से क्षमा मांगना चाहूंगा कि ये जो मेरा भाषा है बीच बीच में जो वर्ड मैं यूज कर लेता हूं कि अरे बोलो, इसके लिए मैं क्षमा इसलिए मैं मांग रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों लोग बुरा मान सकते हैं। क्योंकि मैं एक संस्था में पढ़ा रहा था, तो संस्था का मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो संस्था आपका दाऊद नगर के क्षेत्र में पड़ता है और वहां पे मैं पढ़ा रहा था तो मेरा आदत बन चुका था। ये आदत बहुत पुराना होता है ना, कुछ कुछ कॉर्डवर्ड आ जाता है दिमाग में। तो वहीं पे मैं पढ़ा रहा था तो मैं समझाने के बाद में जो होता नहीं बोले कि अरे बोलो कहने का मतलब है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिससे मान करके चलिए कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा और बच्चों लोग का रिस्पॉन्स ही ना मिले तो क्या पता चलेगा जी कि बेहतर पढ़ा रहा है कि खराब पढ़ा रहा है। तो वही वर्ड यूज किए तो एक बच्ची ने बड़ा ही अजीब तरह से मतलब बोली कि सर पढ़ा रहे हैं तो बहुत सुंदर, लेकिन ये जो आप वर्ड जो यूज कर रहे हैं ना कि अरे बोलो, अरे तरे, ये जो हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज पे ध्यान ना देंगे। प्लीज आप इस चीज को समझने में ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको कितना बेहतर, कितना सुंदर समझ में आ रहा है और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि मैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त या खूनी संबंध को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इस चीज को क्लास को खत्म होने के बाद जब आप लोग घर पे जाइएगा और आप लोग को जो पैकेज दिया जाएगा आप उस पैकेज से प्रश्न को उठाइएगा तो प्रश्न लगातार धड़ा धड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको सिलेक्शन से मतलब है। ये चीज पे नोटिस मत कीजिए कि सर वैसे तो भाषा ठीक है, आपका का नाम सही रहता है लोगों का कि सर जो भाषा का यूज हो रहा है वे कहीं ना कहीं बेहतर भाषा का यूज हो तो ज्यादा सुंदर रहेगा। लेकिन इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ कुछ जो होता है कॉर्डर बन जाता है इंसान का। और वैसे भी आप लोग स्टूडेंट के एक भांति हैं तो उतना आप सीरियस ना ले तो बेहतर रहेगा। चलिए मैं ब्लड रिलेशन को समझने का प्रयास करता हूं। हो सकता है कि मैं पहला लेक्चर है और शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए। मैं कोशिश तो नहीं करूंगा कि लंबा हो, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा कुछ मैं बताने का प्रयास नहीं करूंगा। आज मैं बेसिक क्लास से ब्लड रिलेशन का लेकर रक्त संबंध को देकर के मैं छोड़ दूंगा। अगले क्लास में मैं ज्यादा समझने का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस रिलेशन को देख करके ये मत समझिएगा कि सर आज उस रिलेशन की बात करेंगे जिस रिलेशन से लाखों युवा बर्बाद हो रहे हैं। मैं उस रिलेशन का बात नहीं करने आया हूं। हाँ उस रिलेशन का भी बात होगा, बिल्कुल होगा कि आखिर आप जिससे कनेक्ट हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है उसका भी चर्चा मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन ये रिलेशन को देकर के उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जो जिस रिलेशन की बात करने जा रहा हूं, जिस संबंध की बात करने जा रहा हूं, ये आपको साफ यहां पे दिखाई दे रहा है कि खूनी संबंध। खूनी संबंध कहने का मतलब है कि एक आपसी रिलेशन, और इसमें
पीढ़ी दर पीढ़ी को पहले समझूंगा, महिला को समझूंगा, पुरुष को समझूंगा, इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसको यदि मैं स्टार्ट करूं, ब्लड रिलेशन को यदि मैं स्टार्ट करूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले यदि रिलेशन संबंध की बात करें तो संबंध किसमें बनेगा जी? आदमी से आदमी में संबंध बनेगा, एक औरत से औरत में संबंध। अब वहां दिमाग लेकर के मत जाइएगा कि संबंध हो, वो दिमाग में नहीं सोचना है। संबंध कहने का मतलब है कि वो मेरा कौन लगेगा या लगेगी, ये चीज की मैं बात कर रहा हूं। तो एक महिला है, मान करके चलो कि थोड़ा सा यहां पे मैं फिगर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मान करके चलो कि छोटुआ है, छोटुआ और छोटिया क्लास में कितना बार बनेगा ये कोई लिमिट नहीं है जी, थोड़ा ध्यान रखना। ये कौन है जी? छोटुआ है। और इसी के बगल में छोटिया है, कौन है? छोटिया। मेरे बंजा भाई, इसका बड़ा बड़ा मान के चलो कि केस है। वैसे तो मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूं, समझ रहे हो ना? चलिए, ये कौन है? छोटुआ है। ये कौन है? छोटिया है। यदि मैं ये दोनों की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मत देखिएगा बढ़िया नेल लगी थे वो, ये नहीं देखना है। बस इस मैं ब्लड रिलेशन को रक्त संबंध को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आप भुला करके हमको दिखाइए। और आपको मैं ये भी चैलेंज दूंगा कि आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन छोड़ करके दिखाइए इस चीज को समझने के बाद। तो मान करके चलो कि छोटुआ है, छोटिया है, ठीक है? तो ये जो छोटुआ है, ये छोटिया के कुछ ना कुछ तो लगेगा। ये जो छोटिया है, ये छोटिया ये छोटुआ के कुछ ना कुछ तो लगेगी ना। अब ये हमको तो नहीं पता है कि ये इसका बहन लगेगी, कि ये इसका मां लगेगी, कि ये इसका क्या बोलते हैं बुआ या फुआ लगेगी, कि ये इसका नानी लगेगी। अब क्या लगेगी ये तो हमको पता नहीं है ना। हमको ये भी नहीं पता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट करके। हमको ये भी नहीं पता है कि ये जो छोटुआ है इसका बेटा लगेगा, कि छोटुआ इसका भाई लगेगा, कि नाती लगेगा, कि पोता लगेगा, कि दामाद लगेगा, क्या लगेगा ये तो हमको पता नहीं है। तो यही सब सारे चीज को पता करेंगे और मैं बता दूंगा। जैसे आपसे प्रश्न किया जाएगा कि रमेश के चाचा के बेटा के बेटी के सोहन भाई है, तो बताइए कि उसका रिलेशन सोहन से क्या है। एकदम कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि उसका रिलेशन उससे, उसका रिलेशन उससे, उसका रिलेशन उससे, ये सब हमसे नहीं बने। तो वही चीज को समझेंगे इस, और उस चीज को समझने के बाद आपको ब्लड रिलेशन से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीज तो हमको पता नहीं कि छोटुआ इसका क्या लगेगा, ये भी चीज हमको नहीं पता कि छोटिया इसका क्या लगेगी। तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मान करके चलिए कि ये जो, इसको अब हटा देते हैं कुछ समय के लिए, मैं छोटिया को हटा दे रहा हूं। थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ समय के लिए मैं इस छोटिया को क्या किया, हटा दिया। अभी मान करके चलिए कि आप हैं, आप लोग हैं, ठीक है ना। ईमान करके चलिए कि आप हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा बताइए, ये तो आप हो गए ना, बोलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आपके जो माता पिता होंगे ये आपसे ऊपर आएंगे कि नीचे आएंगे? ऊपर। बहुत बढ़िया, बस एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि आपके जो माता पिता रहेंगे वो आपके कहां आएंगे? ऊपर आएंगे। तो यहां पे क्या आ सकते हैं? माता आ सकते हैं, पिता आ सकते हैं। तो माता पिता तो आ गए, लेकिन अगर मैं चाचा की बात करूं तो क्या हमसे ऊपर चाचा ऊपर आएंगे कि नीचे आएंगे? चाचा जो मेरे हैं वो हमसे ऊपर आएंगे कि नीचे आएंगे? ऊपर आएंगे। बहुत बढ़िया, वाह। यानी कि चाचा भी आ सकते हैं, अच्छा चाची भी आ सकती है। अच्छा एक मिनट, जब माता आ सकते हैं, पिता आ सकते हैं, चाचा आ सकते हैं, चाची आ सकती है, तो क्या बुआ या फुआ वो भी तो हमसे ऊपर आ सकती है? क्या कि वो इसी के पिताजी का वो क्या लगती हैं? बहन लगती हैं। यानी कि हम यहाँ पे बुआ लिख सकते हैं। बुआ मतलब समझ रहे हो ना जी? अच्छा बुआ लिख दिए, एक मिनट, जब बुआ लिख दिए तो यदि मामा और मामी दे देवे तो क्या वो हमसे ऊपर है कि नहीं है? यानी कि मामा भी आ सकते हैं,
अरे बोलो, हाँ, मामी भी आ सकते हैं। इस सब जितना जो मैं जनरेशन लिख रहा हूं, हाँ, नानी वही एक मिनट मैं नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी के नाना नानी, बाल बच्चा के बाल बच्चा, मैं सारा चीज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं जो चीजें फिलहाल अभी मैं समझा रहा हूं उस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अभी मैं इतना सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये आप हैं, आपसे ऊपरे का जो पीढ़ी है, सिर्फ आपसे एक पीढ़ी ऊपर, ज्यादा पीढ़ी नहीं जाना है, आपसे सिर्फ एक पीढ़ी ऊपर जब आप जाइएगा तो आपके मामा आ जाएंगे, मामी आ जाएंगे, मामा आ जाएंगे, बुआ आ जाएंगी, माता आ जाएंगी, पिता आ जाएंगे, चाचा आ जाएंगे, चाची आ जाएंगी, ना, वगैरह वगैरह, फूफा जी भी आ जाएंगे, अरे मौसा जी भी आ जाएंगे, अरे मौसी जी भी आ जाएंगे, सब आएंगे, यहीं आएंगे। बोलो, तो हमसे जब एक पीढ़ी, हम लोग अपना से एक पीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो कौन कौन आएंगे पता चल गया। लेकिन यदि इससे एक पीढ़ी और ऊपर चढ़े तब कौन आएंगे? क्या दादाजी आएंगे? क्या दादी जी आएंगे? क्या नानी जी आएंगे? अरे बोलो बोलो, नानी जी आएंगे। अब इसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए साफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, क्योंकि जगह को देखते हुए थोड़ा सा के लिए मैं इसको साफ करने का प्रयास कर रहा हूं, हटाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आवे। मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आप ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन छोड़ करके आप हमको दिखा दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अब बोलिए, दादा आ सकते हैं, दादी आ सकते हैं, नानी आ सकते हैं, नाना आ सकते हैं। तो जितना भी दादा दादी, नाना नानी, समझ रहे हो ना, बाबा, ये सब जो भी चीजें हैं, हमसे एक पीढ़ी ऊपर की दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर। वाह, बहुत सुंदर जवाब। हमसे कितना पीढ़ी ऊपर? दो पीढ़ी ऊपर। लेकिन समझने का प्रयास करना बाबू, मेरे मम्मी पापा से कितना पीढ़ी ऊपर? एक पीढ़ी ऊपर। वाह, बहुत सुंदर। अब हमने 3 पीढ़ी को देख लिया, हम लोग अपना वाला जनरेशन देख लिया। हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर गए तो माता पिता मिले, उससे एक पीढ़ी ऊपर गए तो नाना नानी, दादा दादी, सब मिल गए। अच्छा, अब एक मिनट, अब एक पीढ़ी जा रहा, हम लोग अपना से एक पीढ़ी नीचे आते हैं, नीचे जा रहे हैं। तो अगर मैं इससे नीचे लेकर के आऊंगा, हम लोग हैं, खुद हैं, तो बताओ कि हम लोग के जो बेटा बेटी होगा, क्या हम लोग के साथ चलेगा कि हम लोग से नीचे रहेगा? हम लोग से नीचे। बिल्कुल सही। यानी कि जो इससे इसके नीचे मेरा बेटा, मेरा नहीं, मेरा या फिर आप लोग जो भी लेकर के चलिए, बेटा आ सकता है, हम लोग का बेटी आ सकती है। अरे बोलो बोलो। लेकिन एक मिनट, बेटा आ सकता है, बेटी आ सकती है, बहुत सुंदर। लेकिन जो हम लोग थे, अगर हम लोग का भाई रहेगा तो ये बताने का प्रयास करना कि यदि हम लोग के भाई है तो क्या हम लोग के मतलब पीढ़ी में रहेगा कि हम लोग से नीचे रहेगा कि हम लोग से ऊपर रहेगा? हम लोग के पीढ़ी में रहेगा। बहुत सुंदर जवाब। यानी कि हम लोग के साथ भाई आ सकता है। अच्छा, जब भाई आ सकता है तो बहन भी तो आ सकती है ना। बस बस बस, इस चीज को यदि आप बेहतर ढंग से समझ गए तो आप पूरा ब्लड रिलेशन को धुआं धुआं उड़ा करके रख दीजिएगा। क्योंकि मैं ये चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने फैमिली ट्री यदि बनाना सीख लिया, आपने फैमिली ट्री यदि बनाना सीख लिया तो आप सब चीज सीख गए। बस इतना ही मान करके चलिए, क्योंकि आज पहला क्लास है, आज बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास आप बेहतर ढंग से समझ गए तो आप सारे चीज को बेहतर ढंग से समझ सकते। अब थोड़ा सा और डीप चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो ये हम लोग का ऊपर वाला पीढ़ी हुआ, इससे हमने 2 पीढ़ी ऊपर चढ़ा तो नाना नानी मिल गए, इससे हमने 1 पीढ़ी नीचे तो बेटा बेटी मिल गई। लेकिन हम लोग के जो, अच्छा एक मिनट, एक प्रश्न और मैं रख रहा हूं कि अगर कह दो कि बड़ा भाई, तो बड़ा भाई कहे चाहे बड़ी बहन कहे, छोटा भाई कहे चाहे छोटी बहन कहे, सब तो एकरे में ना आएगा। बात को समझ रहे हो? लेकिन अगर भागिना भागनी कह दिया तो मैं किसको रखूंगा? इससे नीचे रखूंगा, क्योंकि जो भगिना हम लोग के होते हैं वो किसका? बहन के ही संतान को क्या बोलते हैं? भगिना या भांजा, भगनी या भांजी। तो बताओ कि भांजी या भगिना भागनी सब कुछ में किस में आएगा? इसमें आएगा। लेकिन अब एक चीज मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं, इस फैमिली ट्री में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बताने का प्रयास कीजिए, हमको इनसे कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब थोड़ा आगे पढ़ने का प्रयास करता हूं कि अब इसमें कुछ महिला भी आ रही है, जैसे यहाँ पे बहन लिखे, यहाँ पे बुआ लिखे, यहाँ पे माता लिखे, यहाँ पे मामी लिखे, तो ये सारे के सारे महिला हैं। तो महिला वर्ग को ध्यान से महिला वर्ग को मैं माइनस से सूचित करूंगा, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। और पुरुष वर्ग को मैं किससे सूचित करूंगा? प्लस से सूचित करूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि महिला वर्ग को और पुरुष वर्ग को इसको वृत्त यानी कि गोलार्ध से सूचित करने का प्रयास करते हैं, और पुरुष वर्ग को त्रिभुज से सूचित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें चाहे तो आप ये लेकर के चलिए, ये वाला सिस्टम लेकर के चलिए, और नहीं तो फिर ये वाला सिस्टम लेकर के चलिए। तो मैं कौन सा सिस्टम लेकर के चलूंगा? प्लस माइनस वाला सिस्टम लेकर के चलूंगा। ये इसलिए मैं लेकर के चलूंगा, खोलो जी, इसलिए मैं लेकर के चलने का मैं प्रयास करूंगा क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं, बंद कर दीजिए उसको, ये जो महिलाएं होती हैं इसको मैं माइनस लेकर के चलूंगा, बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो पुरुष होते हैं इनको मैं क्या लेकर के चलूंगा? प्लस लेकर के चलूंगा। अब एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि सर महिला है तो मैं माइनस लेकर के चल रहा हूं, पुरुष है तो मैं प्लस लेकर के चल रहा हूं, लेकिन यदि शादी की जोड़ा अगर भेटाएगा, यदि शादी होगा, शादी की बात करेगा तो उसको भी तो कोई चिन्ह होगा ना। तो यदि शादी की बात करेगा यानी कि दंपति जीवन की, दोनों के साथ जीवन की यदि बात करेगा तो उसको मैं बराबर के चिन्ह देने का मैं प्रयास करूंगा। ये फैमिली ट्री को आप समझ गए ना? अरे बोलो हाँ। तो अब बस इस चीज को यानी कि चिन्ह को समझने का प्रयास कीजिए। और फैमिली ट्री और चिन्ह यदि आप समझ गए तो ब्लड रिलेशन से आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला फिर नहीं है। तो चिन्ह को आप बेहतर ढंग से यदि समझ गए तो आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो बराबर का चिन्हित करेंगे ये आपको शादी की बात करेगा तब, यानी कि दंपति जीवन की बात करेगा, शादी की बात करेगा तब मैं किसका चिन्ह लूंगा? बराबर का चिन्ह लूंगा। अगर महिला की बात करेगा तो माइनस का चिन्ह लूंगा, पुरुष की बात करेगा तो प्लस का चिन्ह लूंगा। अगर मैं हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर चढ़ने का बात करेगा तो मम्मी, मामा, बुआ, समझ रहे हो ना, फूफा, मौसा, नंद, फंद, देवा, नंद, सारी चीज को मैं देखने का प्रयास करूंगा। यदि हम लोग से 2 पीढ़ी ऊपर चढ़ेगा तो नाना, नानी, दादा, दादी वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। हम लोग से एक पीढ़ी नीचे आएगा तो बेटा, बेटी, भांजा, भांजी, समझ रहे हो सारी चीज को। बस आप लोग यदि इतना, लेकिन अगर छर दादा के बात किया, अगर छर नाना के बात किया तो कै पीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे जी? 1, 2 और 1, 3, यानी कि यहां अगर किसका बात करेगा? छर दादा। शायद पता नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, यहां लिखते हैं। अगर छर दादा के बात किया, छर नाना के बात किया तो कितना पीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे? 1, 2, 3 पीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर बेटा बेटी की बात करेगा, भांजा की बात करेगा, भांजी की बात करेगा तो हम लोग से नीचे आएंगे। मम्मी पापा की बात करेगा तो 1 पीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। दादा दादी की बात करेगा तो 2 पीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। अगर महिला की बात करेगा तो किसका चिन्ह देंगे? माइनस का चिन्ह देंगे। अगर पुरुष की बात करेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। अगर शादी की बात करेगा तो बराबर के चिन्ह देंगे। बहुत सुंदर। अब इस चीज को मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आगे बताने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा जो भी चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझिए, और इसको समझने के बाद क्वेश्चन पर भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। कितने टाइप से ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन होते हैं वो भी चीज को मैं समझूंगा, क्या कि कितना टाइप पढ़ना है ब्लड रिलेशन में, है ना। अब मैं ये चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर बात बोले, जिसे बोला कि रमेश सुरेश का भाई है, जैसे मान करके चलिए कि बोला कि रमेश जो है किसका भाई है? सुरेश का भाई है। जैसे क्वेश्चन बोला कि रमेश किसका भाई है जी? सुरेश का भाई है। अब इसको अगर आपको बनाना रहेगा, फैमिली ट्री बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था कि रमेश सुरेश का भाई है।
कौन किसका भाई है, क्वेश्चन को समझिए, कौन किसका, रमेश सुरेश का भाई है। यानी कि जो रमेश है, आर इसको ले रहे हैं, कोई दिक्कत, तो ये भाई है, तो ये पुरुष हुआ ना, तो क्या इसका चिन्ह देंगे, प्लस देंगे। और ये रमेश जो है कौचिया है, भाई है, किसका भाई है, सुरेश का। तो इसी के साथ रखें कि इसके ऊपर लेकर के जाए कि इसके नीचे लेकर के आए, इसी के साथ रखेंगे। यानी कि सुरेश, यानी कि इसको एसएस लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब बताओ इसमें माइनस दे कि प्लस दे, तो 1 मिनट, नहीं प्लस नहीं देंगे, हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि इसका जेंडर क्या है। रमेश सुरेश का भाई है, रमेश तो भाई पता चल गया, लेकिन सुरेश का जेंडर, नाम से आप पकड़ नहीं सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि लड़की भी लड़का वाला नाम रख करके घूर रही है मार्केट में। और मतलब कुछ लड़के जो है, जैसे मान करके चलिए कि किसी लड़का का अंशु नाम है, तो आप लड़की पकड़ लीजिएगा, दिक्कत है, गलत हो जाएगा वहां पे क्वेश्चन। तो इसका जेंडर हमको पता ही नहीं है, लेकिन इसका जेंडर कंफर्म है कि भाई है। अब यदि भाई है तो 100% पुरुष होगा। अब थोड़ा सा आगे पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये चीज है, अगर आगे क्वेश्चन कहे कि ए बी का पिता है, क्वेश्चन क्या कहा कि ए बी का पिता है। अब इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ए बी का पिता है, कौन पिता है, ए पिता है, ए क्या है, पिता है। तब पिता है तब प्लस देंगे कि माइनस देंगे, प्लस देंगे, बहुत सुंदर बात। और किसका पिता है, बी का पिता है, तब बी बगल में कि ऊपर कि नीचे, नीचे, बहुत सुंदर, नीचे क्यों होगा, क्योंकि ई जो है इसका क्या लग गया, बेटा लग गया, और इसका ये क्या लग गया, बाप लग गया। नीचे में क्यों लेकर के आया, क्योंकि इससे एक जनरेशन, एक पीढ़ी ऊपर गया। तो ये चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। खैर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, और बस ये चीज को अगर आप समझ गए तो आपसे ब्लड रिलेशन से फिर क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और चीन, सुरेश का चीन, किसका, सुरेश का चीन, इसका पता नहीं चला। मैं बार बार बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका जेंडर का पता ही नहीं चला। क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन कहा कि रमेश सुरेश का भाई है, तो कौन भाई है, रमेश, लेकिन किसका भाई है, सुरेश। तो सुरेश लड़का है कि लड़की पता चल रहा है, इसलिए इस पर हम चिन्ह नहीं दिए हैं। और इसका साफ पता चल गया कि भाई है। इस पे मैं चिन्ह क्यों नहीं दिया, इस पे मैं चिन्ह क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन कहा कि ए बी का पिता है, ये पिता है, ये पिता है तो प्लस का चिन्ह दिए, बी का पिता है, लेकिन बी लड़का है कि लड़की है हमको पता ही नहीं है, इसलिए मैं इसको चिन्हित करने का प्रयास नहीं किया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, तो मैं ये सारी चीज को मैं बताने का प्रयास किया हूं, समझाने का प्रयास किया हूं। और बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, क्योंकि समझ ही रहे हो गर्मी का दिन है तो गर्मी लगभग करेगा, ठंडा थोड़ी लगेगा। और ये चीज फैमिली ट्री आप समझ गए फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास को ज्यादा लंबा ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। वो कोई दिक्कत ना है, वो हो जाएगा। फर्स्ट क्लास को ज्यादा लंबा ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। और आप लोग को यहीं पे मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। जो ऑनलाइन के स्टूडेंट है उनसे भी मैं अगले क्लास में मिलने का प्रयास करूंगा, और आप लोग से भी अगले क्लास में मिलने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।